नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल भाई पांडे सर के इस YouTube। तो मैं हूं दुर्गेश पांडे और मैं लेके आया हूं यूपी पेट 2026 की तैयारी के लिए आप लोग का भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण टॉपिक कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव का यह पार्ट 3 वीडियो है जो हम अपलोड करने जा रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 का लेवल इजी टू मॉडरेट था, बाकी इसका लेवल थोड़ा सा हाई टू वेरी हाई की साइड है। तो अगर आप लोग को हो सकता है ये इस वीडियो के ज़्यादातर क्वेश्चंस आप ना सॉल्व कर पाए, लेकिन वीडियो ध्यान से देखिएगा, आगे की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा आपके लिए। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 यानी कि आर्टिकल 78 में प्राविधान है दायित्वों का। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात होता है कि राज्यसभा के सभापति के बारे में बात होता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कि प्रधानमंत्री के बारे में। तो आपको बताना है कि आर्टिकल अनुच्छेद 78 में किसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आर्टिकल 78 में हम बता रहे हैं आपको कि अनुच्छेद 78 में देश के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा हो रही है। कल ही मैं आपसे सेकंड वीडियो में बता दिया था कि आप लोग इतना ध्यान दिया करिए कि अगर आर्टिकल्स आपको नहीं याद हो रहे हैं पूरे, और ये पॉसिबल भी नहीं है, तो इतना ज़रूर याद कर लिया करिए कि किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक किसकी बात हो रही है। जैसे आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 10 तक किसकी बात हो रही है, इससे आप मोटी मोटा अंदाज़ा लगा लेंगे और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह अंतिम टॉपिक अंतिम पार्ट है कार्यपालिका का। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी के बारे में। चलिए इस प्रश्न पर चलते हैं। तो यह प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ऑप्शंस है, देखिए, तो मतलब यह प्रश्न पूछ रहा है वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं देंगे। बहुत डीप क्वेश्चंस है ये सब। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोलेंगे। सी, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। डी, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताइए इसका क्या उत्तर होगा। फिर मैं बताता हूं कि 42वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा धीरे धीरे एग्जाम प्रश्नों का स्तर जो है हाई होता जाएगा। अगला प्रश्न है, वे जो व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं हैं वे केंद्रीय मंत्री रह सकते हैं। हाँ, 1 वर्ष के लिए गलत, 6 माह के लिए, 3 माह के लिए, 1 माह के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह के लिए। देखिए, जो व्यक्ति संसद के का सदस्य नहीं है, ना तो लोकसभा से ना तो राज्यसभा से, वह 6 माह के अंदर अंदर उसको अपनी जो है सदस्यता कायम रखनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा का वो सदस्य बन जाए चाहे राज्यसभा का बन जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में वर्तमान समय में देश के जो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है उसके, माफ़ करिएगा थोड़ा इसको टाइप एक्चुअली हाथ से ही करना पड़ता है, इसलिए नहीं प्रॉपर हो पाता है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? नितिन नवीन है ना, नितिन नवीन इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये जो है न तो लोकसभा के सदस्य थे न तो राज्यसभा के सदस्य थे, ये बिहार से एक सीट से विधायक थे। तो इनको उठा के बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, और इनको राज्यसभा की सीट भी दे दी गई है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। बी बोल रहा है, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा
का सदस्य हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि लोकसभा का ही हो, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। ये भी नहीं जरूरी है आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेरे हिसाब से क्या इसका सही उत्तर यही होगा, ऑप्शन ए। उसे निर्वाचन के 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऐसे जैसे मैं देखिए एलिमिनेशन मेथड से लगाता हूँ, ऐसे आप भी किया करिए, एक एक ऑप्शन को फिल्टर करते चला करिए, इससे आसानी होगी। वो भी तब जब थोड़ा प्रश्न और विकल्प की थोड़ा सा बड़े हों। ठीक है, अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन कौन करता है? प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री का सृजन, ऑप्शंस है, मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ, 85वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ। देखिए इसमें तो आपको आना चाहिए, फिल्टर एलिमिनेशन मेथड नहीं काम करेगा, तो इसमें आपको एग्जैक्ट आना चाहिए। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। ठीक है, संविधान में कोई भी उप प्रधानमंत्री का पद नहीं था, इसको संविधान के मूल ढांचे से हटके इसको बनाया गया था, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिना सोचे समझे आप लगा सकते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय यानी कि देश के महामहिम तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं और सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, देखिए अब धीरे धीरे प्रश्न का लेवल हाई हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही है? ऑप्शंस है, वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, दूसरा, उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, तीसरा, वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, चौथा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। तो देखिए इन कूटों का आंसर पूछ रहा है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है, केवल 1 और 4 सही है, केवल 3 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 4। एक क्या कह रहा है, वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, और चौथा क्या कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 4 सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शंस है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है, दूसरा, राज्यपाल को राज्य विधि के अधीन सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति है, तीसरा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। तो देखिए बोल रहा है कि पहला और दूसरा सही है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, केवल पहला सही है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। तो यानी कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। चलिए ऐसा कोई उदाहरण आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दूसरा जो है, राज्यपाल को राज्य विधि के अधीन सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति है। इसके ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, 49वां प्रश्न कह रहा है, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए सदस्य होने के लिए निरर्हत होगा। ठीक है,
तो देखिए, भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसे संसद ने विधि द्वारा छूट प्रदान की है, कोई लाभ का पद धारण करता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है विकृति चित्त और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। तीसरा, सदन की अनुज्ञा के बगैर सदन की सभी बैठकों से 60 दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। ठीक है। तो इसके कूट 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 2 3 सही हैं कि 1 और 3 सही है। इसका सही उत्तर हम आपको बता रहे हैं क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीनों सही है। ठीक है। तो देखिए, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए उसकी सदस्यता, यह तीनों उसका होना अनिवार्य है। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छे लेवल के प्रश्न हैं ये सब, यूपीएससी और यूपीपीएससी स्तर के प्रश्न हैं। वो जो आपको मैं बताया हूँ वह सीडीएस 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यह प्रश्न है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो लोकसभा अध्यक्ष निर्देशित करे, भारत सरकार निर्देशित करे, संसद विनिश्चित करे, डी वित्त मंत्रालय विनिश्चित करे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति निर्देशित जिस दिन करेंगे उस दिन वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नाउ वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड लेवल्स क्वेश्चन एंड मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन। यूपीएससी में पूछा गया यह प्रश्न है, 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी के एग्ज़ाम में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही शानदार प्रश्न है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो रहा है। देखिए 2020 में पूछा गया प्रश्न है आईएएस के एग्ज़ाम में। तो चलिए अब हम इसको प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले बात बहुत हो गई। यह प्रश्न है, राष्ट्रपति की विधेयक शक्ति संबंधित है। किसी विधेयक के संसद के सदनों द्वारा पारित किए जाने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो उस विधेयक पर या तो अनुमति देगा या तो अनुमति रोक लेगा। राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हम आपको बता देते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विधेयक को उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उस विधेयक पर यथासंभव शीघ्र उस संदेश के साथ लौटा सकता है कि सदन विधेयक पर पुनर्विचार करे। तो देखिए, राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि उनके पास अगर कोई विधेयक आता है तो वह उसे अपने पास भी रख सकते हैं और उसको पुनर्विचार के लिए जिस सदन से आया है उस सदन में वापस भी भेज सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में संसद के सदनों को संयुक्त अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह कथन पूछा गया है और इसमें से कौन सा कथन सही है यह पूछा गया है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसका कथन बी सही है, यानी कि इसके पहला, दूसरा और तीसरा सही है। संसद के सदनों का संयुक्त अधिवेशन के बारे में पूछा गया है। तो यह दोनों सदनों के बीच गतिरोध के निवारण हेतु उठाए गए कदम के लिए राष्ट्रपति को सशक्त करने वाला समर्थक उपाय है। दूसरा, संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए सदनों को आहूत करना राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। तीसरा, इसे राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है। यह तीनों सही हैं। और चौथा है, लोकसभा की सर्वोच्चता स्थापित करने में प्रायः इसका आश्रय लिया जाता है। यह ऑप्शन गलत होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए, इन सब प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा हाई टू वेरी हाई के साइड है और लगभग यह कार्यपालिका का अब इससे ऊपर के लेवल का प्रश्न नहीं बन सकता किसी भी एग्जाम में, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यह प्रश्न है, संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही होगा। तो कथन है, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से बनती है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जो केवल संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचन
निर्वाचित सदस्यों से ही बनता है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? एक सही होगा कि दोनों सही होगा कि एक और दो दोनों सही होगा? ना तो एक ना तो दो, इनमें से कौन सही होगा? इसका उत्तर अब हम आपको बताएंगे। केवल ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि विकल्प ए इसमें सही है। देखिए प्रश्नों का स्तर तो बहुत हाई चला गया है। थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम ज़रूर हो रही होंगी ऐसे प्रश्नों को टैकल करने में, लेकिन चलिए यह थोड़ा सा आप लोगों के एग्ज़ाम से हाई लेवल का प्रश्न है। मैं बना दिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा प्रश्न बनाया करूं या ना बनाया करूं। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो ऐसा प्रश्न आगे से नहीं बनाएंगे हम। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामलों में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है? भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, भारत का निर्वाचन आयोग, संसदीय समिति, दिल्ली उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचन मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? संसद के दोनों सदनों से, राज्यों की विधानसभा से, तीसरा राज्यों की विधान परिषद से, चौथा एनसीटी दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा से। तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक दो और चार, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा इसका सही उत्तर होगा। अगला, तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा यह कार्यपालिका का लगभग हमने इसमें 60 प्रश्न कराए हैं, जो कि सभी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट। और मैं आपको सही बता दूं तो इस आप अगर यह हमारा जो वीडियो तीनों पार्ट में हमने बनाया है, अगर वो आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो सच आपको बता दूं कि आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बहुत इजी तरीके से आप सारे प्रश्नों को कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में हमने पूरा वीडियो करा दिया आपको। कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव टॉपिक आज समाप्त हो जाता है। अगर कोई डाउट होगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक, जिसका नाम होने वाला है न्यायपालिका। ठीक है, यानी कि जुडिशरी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। और बेहद शानदार टॉपिक होगा। आज देश का स्वतंत्रता दिवस है, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।